नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जून के अंदर रेलवे एनटीपीसी 2025 का अभी पेपर हुआ है। इस शिफ्ट में कुछ नए और बेहतरीन सवाल देखने को मिले। उन सवालों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन ढंग से, ट्रिक्स के साथ समझेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं और पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं। क्या दिया गया है? एक्स, वाई और जेड क्रमशः 45, 37, 71 के अनुपात में एक राशि का इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि साल के अंत में उन्होंने 2790 रुपये का कुल प्रॉफिट अर्जित किया तो एक्स, वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा? जिस रेशियो में वो लोग इन्वेस्ट किए होंगे, तो चूंकि टाइम यहाँ पर तीनों के लिए सेम है, एक साल बाद, है ना, तो जिस रेशियो में वो इन्वेस्ट किए होंगे उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट भी बटेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट मिला कितना? यहाँ पर टोटल प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है आपको 2790 रुपये टोटल प्रॉफिट, है ना। अब ये टोटल प्रॉफिट जो है कितने यूनिट की वैल्यू है देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर रेशियो में टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो 35, 37 और 71 तीनों को जोड़िए। 5 और 7 12, 12 1 13 का यहाँ पर हो गया 3, फिर इसके बाद 4 1 5, 5 3 8, 8 7 15, मतलब 153 हो गया यहाँ पर। तो ये जो 2790 है ये 153 यूनिट की वैल्यू है। हमें पूछा क्या है? वाई और जेड का अंतर। तो वाई और जेड में डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 37 और 71 में कितने का डिफरेंस है? 71 में अगर 37 घटा देंगे तो यहाँ पर 34 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए यहाँ पर 34 यूनिट की वैल्यू। निकाल लीजिए, बड़े आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग देख सकते हैं कि 17 से ये भी, 17 से ये भी दोनों कटेंगे। 17 का डबल और 17 का 9 गुना, 9 से ऊपर वाला कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 3 27, है ना, 9 3 27, 9 1 कम 9 और 0 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 9 से ये कट गया पूरी तरीके से और 2 बचा। तो 310 का डबल यहाँ पर 620 हो जाएगा कि नहीं? 620 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? आगे चलिए अगले सवाल पर। अब ये सवाल है क्यूब वाला, मतलब पावर 1 का 3 गुना करना है, ठीक है। जो भी पावर होगा उसका ट्रिपल करना है। तो यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू दी गई है, ठीक है। ऐसा तो बहुत बार हमने बताया है। x + 1/x की वैल्यू कुछ भी दिया गया है, मान लीजिए कि यहाँ पर p दिया गया है, तो क्यूब की वैल्यू अगर निकालना है वो भी प्लस में ही, क्योंकि ये प्लस में दिया है। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू अगर पूछी जाए तो क्या करेंगे? पहले तो पावर 3 करेंगे, मतलब 3 गुना, जो भी रहेगा उसका पावर 3 गुना, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 गुना हो रहा है। अब चूंकि ये प्लस दिया है तो हम यहाँ पर माइनस का 3p कर देंगे, माइनस का 3p कर देंगे। यहीं पे अगर आपको ये चीज़ दिया रहता कि भाई x - 1/x की वैल्यू कुछ भी दी रहती, समथिंग मान लीजिए कि a दिया है, तो यहाँ पर x³ - 1/x³ की वैल्यू आपसे अगर पूछा जा रहा है तो सीधे सीधे पहले तो क्यूब करेंगे, मतलब a का क्यूब होगा, और चूंकि माइनस है तो यहाँ पर प्लस का 3a कर देंगे, मतलब a का 3 गुना ले लेंगे। तो सीधे सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमें प्लस में दिया है तो क्यूब करना है पहले। 15 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा? 15 का यहाँ पर क्यूब और माइनस 3 × 15, मतलब है ना, p की वैल्यू कितनी है? 15 है यहाँ पर, ये वाला p का वैल्यू ये है। अब इसको यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हैं, क्योंकि सभी का इकाई अंक अलग अलग है, तो हमें क्यों सॉल्व करना? 5 का पावर 3 है, इकाई अंक 5 ही बनेगा। 5 का पावर कितना भी रहे, अगर इकाई अंक में 5 है और पावर में कुछ भी रहे तो उसका यूनिट डिजिट नहीं चेंज होता। माइनस 3 × 5 यानी कि 15, और 15 का इकाई अंक 5 ही बनेगा, तो 5 - 5 यानी यूनिट डिजिट 0 आएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी आप सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा, टाइम ख़राब होगा, क्योंकि आपको 15 का क्यूब निकालना पड़ेगा। अगर याद है तो अच्छी बात है। क्लियर? आगे चलिए। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा। इस सवाल को समझाने के लिए आपको एक बहुत ही स्मार्ट तरीका बता रहे हैं। एक शहर की 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में क्या अंतर होगा, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रहा है। हर साल 25% की दर से बढ़ रहा है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, मतलब अभी का, ठीक। इससे 1 साल पहले जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, 2 साल पहले जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, 3 साल पहले जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। मतलब यहाँ पर जो राशि हुई होगी
एक साल में 25% बढ़ के यहाँ पहुँचा, फिर अगले साल 25% बढ़ के यहाँ पहुँचा, फिर अगले साल 25% बढ़ के यहाँ पहुँचा। ठीक है, हमें पूछा गया है कि यहाँ की राशि का और यहाँ की राशि का डिफरेंस कितना होगा, 3 साल पहले और 2 साल पहले की राशि का डिफरेंस कितना होगा। बहुत ध्यान से इसको समझना है। देखिए यहाँ पर 25% है ना, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, मतलब 4 पर 1 बढ़ेगा हर साल। ठीक है, बात करें अगर 3 साल पहले और अब की, है ना, तो एक साल में कितना बढ़ रहा है, 4 से 5 बढ़ रहा है। ध्यान देते जाइएगा, 4 से 5 बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा होगा, 3 साल में कितना बढ़ जाएगा, वो क्यूब कर देंगे, है ना, क्यूब कर देंगे। यानी कि 3 साल में जो हमारा पैसा है वो 4 का क्यूब यहाँ पर 64 से कितना हो गया, 125 हो गया, 5 का क्यूब 125। ठीक है, तो 3 साल पहले हमारा यहाँ रहा होगा 64 यूनिट, अब जाके 125 यूनिट यहाँ हुआ है। क्लियर। अब हमें 2 साल का देखना है, रेट तो वही है, 4 से 5 हो रहा है, 4 से 1 बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा, मतलब एक साल में 4 से 5, तो 2 साल में स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। मतलब 2 साल में, 2 साल पहले जो हमारी वैल्यू रही होगी वो 16 यूनिट और अब यहाँ पर 25 यूनिट हो गई है। ये 2 साल पहले की है, मतलब यहाँ का प्राइस है और यहाँ मतलब कि रुपए है, और ये जो 25 यूनिट यहाँ का है। अब देखिए यहाँ पर एक दिक्कत आ रहा है कि जो प्रेजेंट राशि है वो तो दोनों के लिए बराबर है, मतलब यही चीज़ है। तो इस वाले केस में प्रेजेंट राशि 125 आ रहा है, इस वाले केस में प्रेजेंट वाली राशि कितनी आ रही है, 25 यूनिट आ रही है। दोनों को बराबर करना पड़ेगा, प्रेजेंट वाली दोनों बराबर होनी चाहिए। ये 125 है, ये 25 है, इसको भी 125 बना लीजिए। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम इसमें 5 से, तो जब इधर 5 से मल्टीप्लाई की हैं तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 16 पंचे 80, मतलब ये अभी का है 125, ये 3 साल पहले का है, ये 2 साल पहले का है, मतलब ये 64 यूनिट यहाँ का है पैसा और ये जो 80 यूनिट है वो यहाँ का पैसा है, और ये जो 125 यूनिट यहाँ भी है वो प्रेजेंट की है, ये यहाँ का है। ठीक है, हमें अंतर पूछा था इन दोनों का, तो यहाँ पर अभी का टोटल कितना है, देखिए 1 लाख कितना है, यहाँ पर 1,60,000 है, तो ये हो गया 1,60,000 रुपये। ठीक, ये किसकी वैल्यू है, अभी की वैल्यू मतलब प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में कितना यूनिट है, 125 यूनिट यहाँ भी, 125 यूनिट यहाँ भी, तो 125 लिख लीजिए। क्लियर। हमें चाहिए क्या, अंतर चाहिए। 3 साल पहले का और 2 साल पहले के राशि में अंतर कितने का है बताइए, तो 80 और 64 में कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। हमें 16 की वैल्यू चाहिए, 125 से ये पूरी तरह कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। 16 का मल्टीप्लाई होने का मतलब है 4 का मल्टीपल होना, और 4 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं हम लोग, लास्ट का 2 डिजिट। इसको गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते हैं। भाई 16 है, 16 का मतलब क्या हुआ, 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल चेक कर लीजिए कौन सा है, 4 का मल्टीपल वही होता है जिसके लास्ट का 2 डिजिट कट जाए 4 से। क्या 30 4 से कटता है, नहीं कटता, ये आंसर नहीं हो सकता। ये 80 है, ये हो सकता है, अभी और आगे चेक करिए। ये 30 है, नहीं कटता 4 से, ये ख़त्म। ये भी 30 है, नहीं कटता 4 से, ये भी ख़त्म। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका बचा हुआ है। फिलहाल इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सबसे बढ़िया तरीका इस सवाल को करने का आपको बताया गया है, और ऐसा तरीका जो आपको समझ में भी आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल को लगाने के कई सारे तरीके हैं, फॉर्मूले से भी आप लोग लगा सकते हैं। सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है वो 100 - d/100 + पी होता है, पी मतलब प्रॉफिट, उससे भी लगा सकते हैं। लेकिन एक और तरीका सीखे। एक बेड का अंकित मूल्य 744 रुपये है, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए कैसे, जो क्रय मूल्य से 31% अधिक है, मतलब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो कुछ तो सीपी होगा। सीपी मान लेते हैं कि 100 रुपये है, तो
जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 31% अधिक है, मतलब जो मार्केट प्राइस है वो कितना होगा, इससे 31% अधिक, तो 100 में 31 बढ़ाएंगे 131 आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है यदि लाभ 9% का है तो लाभ और हानि तो सीपी और एसपी का खेला है ना, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बताइए। जब कॉस्ट यहाँ पर 100 है तो सेल कितने में करेगा, 9% का प्रॉफिट लेगा, तो 100 + 9 यानी कि 109 रुपये में। ठीक है, 109 रुपये में। हमें पूछा है डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है वो एमपी और सेलिंग प्राइस के बीच का मामला होता है, मतलब ये अंकित किया था 131 रुपये, लेकिन वो बेच दिया 109 रुपये में, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया। यहाँ से इसको घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 22 रुपये हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, किस पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो मार्क्ड प्राइस पर। मार्क्ड प्राइस आपका कितना है, 131 है, तो यहाँ पर हो गया 131। ठीक है, 131 हो गया। अब हमें इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई हैं वो उनमें डिफरेंस है, यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, यहाँ 14 है, यहाँ 16 है, तो डिफरेंस है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाइए। अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाएंगे बताइए। तो यहाँ पर इसको 131 के जगह पर 130 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे होगा क्या कि आप 0 से 0 काट सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नीचे की वैल्यू को थोड़ा सा कम किए हैं, तो जब नीचे की वैल्यू थोड़ा सा कम किए हैं तो हमारी वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, जो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आएगा। तो ऊपर कितना हुआ 220, नीचे कितना बचा है यहाँ पर 13, इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा 13 इकाई 13। ठीक, 22 में 13 घटाएंगे अगर तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, हाँ 9, तो 90 हो गया। ठीक है, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 है ना, और 13 सत्ते हो जाएगा 91 है ना, मतलब कि 7 बार तो नहीं जाएगी क्योंकि 90 ही बच रहा था, तो मतलब 91 चला जाएगा, मतलब लगभग 7 के आसपास होगा, तो 17 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, मतलब कि 17। लेकिन हमने क्या किया था, यहाँ पर नीचे की वैल्यू कम किया था, तो 17 से ऊपर बहुत तो नहीं जाए, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए, अब इसको बड़े गौर से समझिए, आप पूरा मत भाग दीजिए। 13 छके कितना हो गया, 13 छके 78 हो गया, है ना, बचा आपका 12, 90 - 78 12 बचा। ठीक है, तो 12 बचा है तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, तो फिर कितनी बार जाएगा, लगभग 7 या 8 बार जाएगा कि नहीं, तो 16 पॉइंट यहाँ पर ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 16 पॉइंट समथिंग इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ये बेहतरीन तरीका है और आसान भी है, आसानी से इससे आंसर भी आ जाता है। इस सवाल को देखिए, ये भी एकदम बढ़िया सवाल है। अगर आप खुद से लगाना चाहते हैं इस सवाल को तो लगा सकते हैं, लेकिन बनेगा नहीं, मतलब है मुश्किल सवाल। करना कैसे है, जब 1063, 2815 और 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल यहाँ पर y बचता है ना। जब x से विभाजित करते हैं तो हर एक केस में शेषफल y बचता है। 3x - 4y का वैल्यू बताना है। क्लियर, चलिए देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। अब इसको सबसे पहले ये जो नंबर्स दिए हैं इनमें डिफरेंस देखिए, यहाँ कितने का अंतर है। 2815 में 1063 घटा देंगे, 5 में से 3 गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 11 में से 6 गया, ये हो जाएगा 5 आपका। फिर यहाँ पर 27 बचा, 27 में से 10 चला जाएगा, 17 आ जाएगा, 1752 हो गया। फिर इन दोनों का भी डिफरेंस ले लीजिए तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 11 में से 5 गया, यहाँ पर 6, फिर 4 में से 1 गया, हो जाएगा 3, 34 में से 28 गया तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, इसका और इसका हमें लेना है यहाँ पर HCF। पहले तो ये देखिए, क्या ये दोनों संख्याएं 4 से कटेंगी। 4 से कैसे, 52 यहाँ है, यहाँ 36 है, 4 का मतलब लास्ट का 2 डिजिट। 52 भी 4 से कटता है, 36 भी 4 से कटता है, मतलब इन दोनों में 4 तो पहली बात कॉमन है ही है। ठीक, और क्या कॉमन है देख लीजिए। HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज़। अच्छा, अगर हम 3 भी देखें तो 7 × 1 = 8, 8 × 5 = 13, 13 और 2 = 15, 15 3 से कट जाता है, मतलब ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 भी आएगा कॉमन आपका, मतलब टोटल 12 कॉमन आ जाएगा। इसको 12 से डिवाइड करिए तो 12 एक कम हो जाएगा, 12 बचा 5 तो 55,
और ठीक है, तो 55 बचा, 12 चौके 48, बचा यहाँ पर 7, तो 12 छक्के 72, 146 हो गया। यहाँ अगर 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 है ना, 12 पंचे 60, बचा 3, तो 12 3 36। अब देखिए ये जो 53 है एक प्राइम नंबर है, तो इसमें कुछ भी कॉमन अब नहीं आने वाला, मतलब जो हमारा कॉमन चीज़ था HCF वो यहाँ पर 12 है, तो HCF हमने ले लिया। ये जो HCF है यही बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम इन सभी को विभाजित करेंगे तो बराबर बराबर शेषफल बचेगा। यानी ये जो 12 आया है HCF यही आपकी x की वैल्यू है, ठीक है, जिससे हम विभाजित कर रहे हैं। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो किसी भी एक नंबर को ले लीजिए और उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, आ जाएगा आपका y का वैल्यू। क्लियर है, जो शेष बचेगा वही चीज़। 1063 है, तो 1063 को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें यहाँ पर तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 12 छक्के 72, 12 नहीं है 108 हो जाता है ना, तो 12 नहीं है 108, 12 अट्ठे 96, 8 बार जाएगा तो 96, मतलब यहाँ पर 6 और 4 10, ठीक है, 10 बचा तो 103 हो गया। फिर यहाँ पर 12 अट्ठे 96, तो 103 96, मतलब 7 बचा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7, यानी जो y का वैल्यू है वो कितना आ गया 7 के बराबर आ गया। ठीक, आप चाहें तो 2815 को 12 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर वही आएगा 7 के बराबर, 3451 को 12 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर आपका 7 के बराबर ही आएगा। तो y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। हमें पूछा क्या था, 3 × x यानी 12 माइनस 14 × 7, 14 इंटू यहाँ पर y की वैल्यू 7 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, इकाई अंक लगा लीजिए क्योंकि यूनिट डिजिट अलग अलग दिया है। यहाँ पर 3 दूना ये है 6 और 7 चौके ये है आपका 28, तो 6 में से 8 घटाना है। अगर 6 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है, एक सेकंड, 4 7 28, 3 दूना 6, 16 में से 8 घटाएंगे, नहीं, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी आएगी ना, देखिए 14 × 7 ये बड़ी वैल्यू आएगी, तो 8 में से 6 घटाएंगे और 8 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, यानी कि 2 लास्ट में आएगा। 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा, आपके सामने एक समषट्भुज दिया गया है, रेगुलर हेक्सागन, उसका क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा जो है वो 16√2 सेंटीमीटर के बराबर है। बड़े ध्यान से आपको समझना है क्या है यहाँ पर, देखिए डायग्राम बना के समझा देते हैं अच्छे तरीके से, ताकि इस पर अगर बेस्ड सवाल आता है फिर से तो आपसे बड़े आसानी से बन जाए, है ना। तो पहले यहाँ पर एक हेक्सागन, यहाँ पर ऐसे रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं, है ना, जिसकी सभी भुजाएं, रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हों। इनको मिलाएंगे इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पर आपका सेंटर मिलेगा। हमें यहाँ पर सेंटर मिल गया, देख लीजिए। अब इस सेंटर से आप देख पाएंगे कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। इक्विलेटरल मतलब जिनकी भुजाएं बराबर हो, तो यहाँ पर ये और ये तीनों बराबर होंगे, मतलब इसके जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं उन सभी ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स इक्वल होंगे, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का एरिया, एक त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए, 6 त्रिभुज हैं, सबको जोड़ देंगे यानी कि 6 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एक ट्रायंगल का √3/4 × a², यही होता है। हमारे पास यहाँ पर 6 ट्रायंगल्स हैं, तो मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा इसका, इस पूरे का एरिया, ठीक है, पूरे हेक्सागन का एरिया। ए की वैल्यू आपको पता है 16√2 है, रख दीजिए, इसमें वैल्यू आ जाएगा। रखेंगे अगर तो यहाँ पर हो गया, पहले तो इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 आपका, है ना। तो 3/2 फिर *√3, ए का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, है ना। तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, 256 का 3 गुना कर लीजिए, तो 256 का 3 गुना करेंगे, 3 छक्के 18, मतलब 8 आएगा लास्ट में। और 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, डी में है ना। 3 × 6 18 करेंगे तो 8 आएगा लास्ट में। 8 कहाँ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
सातवां सवाल ये रहा आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है 12 की पावर 0.36 इज इक्वल टू एक्स है, 12 की पावर 0.64 इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स पावर जेड इज इक्वल टू वाई पावर 4 होने पर जेड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए तो किसके निकटतम होगा, मतलब जेड की यहाँ पर लगभग वैल्यू बतानी है हमें। एक्स पावर जेड है तो एक्स मतलब ये है हमारा, है ना। वाई पावर यहाँ पर 4 है, तो देखिए एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें तो एक्स कितना है यहाँ पर देख लीजिए, 12 की पावर 0.36 है ना, और इसके पावर में जेड है, चूंकि ये एक्स हुआ तो एक्स का पावर जेड है, तो जब पावर में जेड करते हैं तो आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि ये हो गया 0.36 इंटू जेड इज इक्वल टू वाई पावर 4। वाई की वैल्यू कितनी है, 12 पावर 0.64 और पावर में यहाँ पर 4 है तो ये हो जाएगा 4, है ना। अब बेस दोनों का सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, पावर को इक्वल कर लीजिए। पावर यहाँ पर कितना है 0.36, इसको ऐसे लिखिए 36/100 है ना, 36/100 इंटू जेड इज इक्वल टू, इसको भी लिख दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 64/100 है ना, 100 और यहाँ पर 4। क्लियर, दोनों साइड का पावर हमने इक्वल कर दिया। 100 से 100 कट जाएगा आपका, और काट दीजिए 4 से, ये आपका 9 बार में कट जाएगा, 9 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो डिवाइड बाई यहाँ पर मतलब 64 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, बाकी तो 7 पॉइंट और कहीं नहीं दिया गया है, तो एक ही है हमारे पास, ऑप्शन पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। ये सवाल देखिए दोस्तों, ये बड़ा तगड़ा सवाल है, हालांकि बन जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 56, 42 और 70 सेंटीमीटर हैं। 56 सेंटीमीटर को उसकी भुजा के परितः घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए बड़े ध्यान से इसको समझना है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो 56 सेंटीमीटर भुजा है उसके चारों तरफ परितः एक शंकु बनाया गया। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये वाला आपका 56 होगा। क्यों ऐसा 56 होगा, क्योंकि इसी के चारों तरफ हमारा क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया है। तो जब ये 56 है तो ये आपका 42 होना चाहिए, साफ साफ इसमें दिया भी है 42, 56 और 70 है ना। तो जब ये 42 ये 56 तो ये बड़ी वाली भुजा यानी कि आपका कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, 70 हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमें पता है हाइट, हमें पता है स्लैंट हाइट, हमें पता है इसका रेडियस। क्या दिक्कत है इसमें, टोटल सरफेस एरिया तो निकालना है। टोटल सरफेस एरिया होता है शंकु का पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, कितना होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। एल का मतलब ये वाला स्लैंट हाइट जिसको बोला जाता है ना। तो यहाँ से पाई तो सभी में दिया है तो पाई को रहने देंगे हम लोग, ये हो गया पाई। रेडियस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि 42 है ना, तो ये हो गया 42। आर प्लस एल ये आपका रेडियस है, तो 42 और 70 जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा। कितना आएगा, 112 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई नहीं करना है तो यूनिट डिजिट देख लीजिए। देखिए 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 4 आएगा। इकाई अंक में आपका 4 आएगा, और इकाई अंक में 4 जो है सिर्फ एक जगह है यहाँ पर, बाकी यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो ये 6 वाले नहीं होंगे, 4 वाला होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सभी को ना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। इस सवाल में देखिए क्या दिया है, x जो है a स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो x है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, वेयर a y के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि रेसिप्रोकल है। तो a जो है यहाँ पर इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। ठीक, हमें पूछा है y के 20 होने पर x जो 39 है, y के 2 होने पर x कितना होगा। देखिए बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए a जो है 1/y है और a की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, a के जगह पर रखेंगे 1/y, तो चूंकि स्क्वायर है तो 1/y का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब इस y को इधर ले आइए तो यहाँ पर ये होगा, है ना। तो x वाई स्क्वायर
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। 1 का मतलब जब हम इक्वल हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि भाई x1 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 y2 स्क्वायर, और ये दोनों तो बराबर ही होंगे। हर एक केस में x और y की कुछ भी वैल्यू लिया जाए उस केस में जो k की वैल्यू होगी वो हर एक केस के लिए बराबर ही आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं? चलिए तो अब देख लीजिए, यहाँ पर बराबर कर दिए तो y की वैल्यू अगर 20 है, मतलब y1 हमारा 20 है, तो x1 39 है। यहाँ रखिए, ये हो जाएगा 39 इंटू y1 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू y के 2 होने पर x कितना हो गया? x2 हमें नहीं पता, x2 मतलब x, y कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 से 100 बार में 3900 आ जाएगा आंसर। तो x2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? यानी 3900 के बराबर आ गया। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं। रेलगाड़ी वाला सवाल है दोस्तों, एकदम फ्रेश और नया सवाल। कह रहा है 32 kmph की गति से चल रही एक ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 kmph की गति से चल रही ट्रेन बी को पूरी तरह पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से 1.5 गुना है। तो ट्रेन बी की जो लंबाई है यहाँ पर बड़े ध्यान समझिएगा, वो 1.5 गुना है किसका? ट्रेन ए की लंबाई का, है ना? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर 1.5 गुना को हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं। किसका 1.5 गुना? ए का 1.5 गुना। तो अगर यहाँ ए को हम इधर ले आएँ तो b/a हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया आपका 3/2। मतलब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, 3x और 2x लिख सकते हैं। तो b की जो लंबाई है वो 3x है और ट्रेन ए की लंबाई 2x है। लंबाई के बारे में तो हमको पता चल गया। अब देखिए, यहाँ पर चूँकि एक ट्रेन इधर से जा रही है ना, कुछ स्पीड से, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, एक दूसरे को पार करने में जो यहाँ पर स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड, इस केस में जुड़ जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ के आता है और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घट के आता है। तो ऐसे केस में स्पीड कितना होगा? दोनों का घट के आएगा, क्योंकि ये 32 की स्पीड से ये आपका 28 का जुड़ के आएगा, है ना? हाँ, जुड़ के आएगा। तो ये 28 की स्पीड से। क्लियर? अब दोनों मतलब एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो जब एक दूसरे को पार करने में उनको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? तो एक दूसरे को पार करने में टोटल दोनों की लंबाई के बराबर, दोनों का लंबाई का टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। कितने सेकंड में पार कर रही हैं? 33 सेकंड में। अब आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ रिलेटिव स्पीड लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड जुड़ेगा इस केस में क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। 32-28 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, स्पीड हमारा 60 हो गया, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना होगा? दोनों की लंबाई का सम कितना? 3x + 2x यानी कि 5x, ये हो गया 5x डिवाइड बाई टाइम, है ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना? 33 सेकेंड का। ये 33 सेकेंड है दोस्तों, और ये आपका किस में है? किलोमीटर पर आवर में है ना? तो ये इसको मान लीजिए कि ये मीटर में है, डिस्टेंस हमारा मतलब दोनों की लंबाई का सम मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है? सेकंड कितना है? 33 सेकंड। तो इधर वाला वैल्यू मीटर पर सेकंड में है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। इसको भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 18। यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। कैसे? 5 से 5 कट जाएगा, है ना? 5 से 5 कट गया। हमें पूछा क्या है? ट्रेन B एक पुल को पूरी तरह से 54 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई आ जाएगा बड़ी आसानी से, है ना? तो देखते जाइए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब तो शायद यहाँ पर 3 से कट जाएगा। ये कितना होगा? 3 × 6 = 18 और 11 × 3 = 33, ये हो गया। 6 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 11 दहाई 110, 110 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू 110 है अगर, तो हमें ट्रेन B की चाहिए। ट्रेन B की स्पीड कितनी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितने मीटर हो जाएगा? यहाँ से देखिए, 110 × 3 है ना, तो 330 मीटर, क्योंकि x की वैल्यू 110 है।
भाई बी की जो लंबाई है वो कितनी है 3x, तो 3 इंटू 110 करेंगे तो 330 आ गया। ट्रेन बी की लंबाई 330 आ गया। अब इसमें आपको देखना है कि पुल की लंबाई हमें निकालनी है। तो ट्रेन पुल को पार करे या सुरंग को पार करे या किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस होता है दोनों का लंबाई का सम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है, यही होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक तो ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ पर 330 मीटर, प्लस पुल की लंबाई पुल है ना, तो पुल की लंबाई यहाँ पर ब्रिज ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें यहाँ पर देखना है कि भाई ट्रेन बी ना, तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी है यहाँ पर 32 है, तो ये हो गया 32, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। इनटू टाइम कितने सेकंड में, 54 सेकंड में, हो गया, बस आपका काम हो गया। इसको कैलकुलेट करिए, 18 से 3 बार में कट जाएगा। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 32 पंचे मतलब 16 3 48 480 हो जाएगा ये, है ना भाई। 2 इसको दे दिए तो 10 हो गया और 16 इसमें बचा, 16 3 48 गुणे 10 480। तो बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, इधर है 480, 330 इधर आके घट जाएगा, है ना 330, मतलब कितना आ गया 90 मीटर। तो 90 मीटर जो है पुल की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ देखिए, ये जो है एज रिलेटेड है। आज से 3 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र के दोगुने से 30 साल अधिक थी। जब अब से कितने साल बाद उनकी उम्र अपने बेटे की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझना है। देखिए, आज से 3 साल पहले पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र के दोगुने से 30 साल अधिक थी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि पिता की जो उम्र है अभी की वो कितनी है, x है। पिता की उम्र x हो गई, बेटे की उम्र यहाँ पर y मान लेते हैं, है ना। तो 3 साल पहले जाइए, तो 3 साल पहले पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, x - 3 हो जाएगा। अच्छा, 3 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी, y - 3 हो जाएगी। तो पिता की उम्र जो 3 साल पहले थी वो 3 साल पहले ही बेटे की उम्र के दोगुने से 30 अधिक है। बेटे की उम्र ये है, इसके दोगुने से कितना अधिक है, यहाँ पर 30 अधिक है। देखिए, ये है x और ये 2y इधर, तो प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये प्लस का 30, 3 दूना 6, माइनस का 6, तो 30 - 6 24 हो गया, -3 हो जाएगा +3, 24 + 3 यानी 27 हो गया। क्लियर। अब कह रहा है अब से कितने साल बाद उनकी उम्र बेटे की उम्र की दोगुनी होगी। अभी का एज कितना है, x है और y है, पिता की और बेटे की। मान लीजिए कि t साल बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। तो t साल बाद जो पिता की उम्र है वो बेटे का कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, x है ना, 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 2t इधर है, ये t उधर जाएगा तो 2t में से t घटाएंगे, एक ही t बचेगा, मतलब इतने ही साल बाद। अब देखिए x - 2y की वैल्यू 27 है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा 27, तो 27 की वैल्यू यहाँ पर t आ गई, मतलब 27 साल बाद जो है एज डबल होगी जो वो आदमी है उसके बेटे से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलिए अगले सवाल पर देखते हैं क्या दिया है। इस सवाल को देखिए, कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण ये जो दिया गया है और ये 2 द्विघात समीकरण दिए हैं, इनके मूल समान होंगे, रूट समान होंगे। रूट्स अगर इक्वल हैं तो उनके रूट्स का जो सम होगा वो भी इक्वल होगा और रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा यानी गुणनफल दोनों का वो भी बराबर होगा दोनों के लिए, है ना। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि रूट्स का सम कितना आएगा। सम क्या होता है रूट्स का, -b/a। इसके लिए सम कितना होगा, -b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -5, है ना, x के बगल में, अपॉन a कितना है 2 है, इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, इसके लिए ये हो गया। अब इसके लिए भी सम ऑफ रूट्स लिखिए, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -k+1 है कि नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ इस वाले में -k+1, तो -k+1
ये हो गया b की वैल्यू, डिवाइड बाई यहाँ पर ये 4 a है ना 4, तो यहाँ से k की वैल्यू आराम से आ जाएगी, कितनी हो जाएगी माइनस से ये आपका माइनस, वैसे भी अगर देखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। देखिए ये कट जाएगा 2 बार में, 2 इधर गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, 10 की वैल्यू हो गई k + 1, यानी k की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 9 हो जाएगी। k की वैल्यू 9 आ गई, हमें क्या पूछा था, k की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल सा प्रश्न था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे।